Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Books and Brain. I'm your educator Shweta. So today I'm here with a new topic that is Newton's second law of motion. Newton फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम अपनी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगी। सो आप वहां जाकर उसको चेक कर सकते हैं। आज हम न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में देखेंगे कि न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में क्या क्या और कौन सी इक्वेशन के बारे में बताया था। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। फर्स्टली हम देखते हैं कि कंटेंट कौन कौन से पढ़ेंगे आज हम। सबसे पहले हम न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और न्यूटन ने हमें इस लॉ में किस किस चीज़ के बारे में बताया था, जैसे कि एक्सेलरेशन, फोर्स या फिर मास के बारे में कौन सी चीज़ जो है वो यहाँ पे रिलेट करती है। आफ्टर दैट हम इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे कि मोमेंटम क्या होता है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे हम एनसीईआरटी के। और इस लॉ में हम देखेंगे कि वी वुड स्टडी हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द फोर्स। जो एक्सेलरेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो कैसे डिपेंड करती है अपने फोर्स पे, या फिर उस फोर्स को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। सो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले बताया था कि जितना भी किसी भी ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ मोमेंटम जो है वो प्रोपोर्शनल करेगा जो उसके ऊपर अप्लाई हमने फोर्स करी होगी। कौन सी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करी होगी ये भी मैटर करेगा, बिकॉज जब भी अगर कोई अनबैलेंस फोर्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं तो उसके मोमेंटम में जो है वो चेंज करेगी या फिर उसकी डायरेक्शन में चेंज करेगी। और जब भी कोई अनबैलेंस फोर्स जो है वो एक्ट करती है वो या तो उसकी डायरेक्शन चेंज करेगी या उसकी स्पीड में चेंज लाएगी या उसका जो मोमेंटम, रेट ऑफ मोमेंटम है उसमें चेंज करेगी। इन अदर वर्ड्स अगर डेफिनेशन देखें, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू इट। इसके बेस पे आप देख सकते हैं कि जो कोई भी एक्सेलरेशन है किसी एक ऑब्जेक्ट की, वो डिपेंड करती है मास पे या फिर हमने उस पे फोर्स जो है वो कितनी लगाई है। इसका मतलब फोर्स जो हुई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुई, एक्सेलरेशन और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। आज जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसमें हमें पता है F इज इक्वल टू एम ए है। वो इसका फॉर्मूला है, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसी के साथ अगर हम इसके एग्जाम्पल में देखें तो अगर आपने 400 केजी का किसी ऑब्जेक्ट का मास लिया है तो उसके लिए हमें फोर्स ज़्यादा लगेगी या फिर हमने 40 केजी जो किसी मास का एक ऑब्जेक्ट लिया है उसमें लगेगी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जित आपने उस पर कितनी फोर्स जो है वो अप्लाई करी है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि एक पर्सन ने 400 केजी मास का जो ऑब्जेक्ट लिया है और दूसरे ने 40 केजी का। तो जो 40 वाला है वो कम फोर्स अप्लाई करेगा और जो ऑब्जेक्ट है वो भी जल्दी मूव करेगा। ऐसे ही जो 400 केजी वाला है वो थोड़ा लेट मूव करेगा। इसी के साथ आपको पता चलता है कि अगर किसी भी सड़क किनारे आपने देखे हैं कि कोई भी ट्रक जो है वो रेस्ट पोजीशन पे खड़ा होता है, ठीक है, पार्क्ड है किसी रोड साइड पे, तो वो ट्रक जो है वो उसको मूव कराने की बजाय वहाँ पे जो स्पीड जो बाकी गाड़ियाँ हैं वो कम कर देती हैं, ना कि उस जो ट्रक है उसको टक्कर मार के वो निकल जाती हैं। एज कम्पेयर टू अगर वहाँ पे कोई छोटी जैसे कि कार जो है वो खड़ी होती तो वहाँ से जो मतलब मूव करने वाले व्हीकल्स होते हैं वो वैसे ही नॉर्मल तरीके से मूव करते रहते हैं, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू किसी कार के खड़े होने से। सो इससे आप पता लगा सकते हैं कि कार और ट्रक के मास में कितना डिफरेंस है और वहाँ पे हमें कितनी फोर्स जो है वो अप्लाई करनी पड़ रही है। या फिर आपने कभी भी मॉल वगैरह में शॉपिंग करी है तो आप अपना जो भी कैरी जो व्हीकल होता है, जो भी वहाँ पे सामान कैरी करने के लिए आपको होता है, ठीक है, तो अगर आप उसमें कार्ट में अगर आप सामान कोई खाली कार्ट जब भी होता है वो जल्दी मूव करता है एज कंपेयर टू जब वहाँ पे आप उसमें कोई सामान डाल देते हैं तो आपको उसको वो थोड़ा आराम से मूव करेगा। इसी से आपको पता चलेगा क्यों, क्योंकि वहाँ पे मास जो है वो मैटर करता है। अगर आपका वहाँ ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तब आपकी फोर्स जो अप्लाई होगी वो भी ज़्यादा होगा।
और इसी के साथ आपको पता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स लगती है तो उसकी डायरेक्शन में और उसकी स्पीड में चेंज आ सकते हैं। इसी के साथ इसके एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं। व्हाट इज मोमेंटम, ये एक छोटी सी डेफिनेशन है। अगर आप इतना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं तो आपको मोमेंटम का भी पता होना चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है। तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ पार्टिकल एंड इट्स वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, पार्टिकल का मास कितना है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है या फिर डिक्रीज कर रही है, ये आपका क्या कहलाएगा, मोमेंटम क्या है। और आपको पता है मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी क्वांटिटी है। इट मींस इसके पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा। आपको पता है स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, सिर्फ हम वहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट के या पार्टिकल का डिस्टेंस पता कर सकते हैं, ना हमें उसकी डायरेक्शन का पता होता है, ना हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वेक्टर क्वांटिटी है। इट मींस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर देयर। एंड SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसी के साथ आप एग्जाम्पल में भी इसकी डायग्राम में देख सकते हैं मोमेंटम आपको कैसे शो किया गया है यहाँ पे। दैट मैथमेटिकली फॉर्मूलेशन क्या है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के। तो आपको पता है कि जब भी आप मतलब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में सपोज कर लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का मास है आपके पास m और वो मूविंग कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन विद द इनिशियल वेलोसिटी u, और उसकी एक्सेलरेटेड वेलोसिटी जो है दैट इज v with a constant time is equal to t by the application of constant force is equal to f। आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा विद अ कांस्टेंट मास से m, इनिशियल वेलोसिटी आपकी u आएगी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी आपकी v आएगी, टाइम आपका t आएगा और कांस्टेंट फोर्स के साथ मूव कर रहा है, देन इज force is equal to f। Then initial and final momentum of object will be p1 is equal to mu, because mu क्या है initial velocity and final mv। द चेंज इन मोमेंटम, अगर आप चेंज इन मोमेंटम कभी भी निकालेंगे तो आपको पता है फाइनल माइनस इनिशियल हो जाता है। इट मीन्स एम वी माइनस एम यू हो जाएगा। अगर एम आपने कॉमन ले लिया दैट इज इनर साइड आपके रहा वी माइनस यू। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपके पास निकल के आया m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, बिकॉज टाइम भी आपके पास कांस्टेंट दिया है। देन आप अगर इस पे अप्लाई करेंगे फोर्स तो इसका मतलब मोमेंटम के बाद हमने मोमेंटम के बाद अब हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया है, इसका मतलब फोर्स आ गई है। तो फोर्स कितनी होगी फिर हमारी m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। और फोर्स में आपको पता है आपको यहाँ पे एक कांस्टेंट भी लेना पड़ेगा, बिकॉज प्रोपोर्शनैलिटी का एक कांस्टेंट होता है दैट इज k। और F इजिकल टू के एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो आपकी आएगी v माइनस यू अपॉन टी। तो इसी से आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होती है इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी, ये आपकी एक्सेलरेशन होती है। तो इसी के बेस पे आप पता लगा सकते हैं कि एक्सेलरेशन आ गई तो हम यहाँ पे उस इक्वेशन को पुट कर देंगे तो F इजिकल टू एम ए आ जाएगा, क्योंकि के जो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। और इसी से हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो निकल के आ जाएगी दैट इज F इजिकल टू एम ए, फोर्स इजिकल टू मास एंड एक्सेलरेशन। और SI यूनिट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, मास का SI यूनिट होता है केजी और एक्सेलरेशन का SI यूनिट होगा मीटर सेकंड इनवर्स। इसी के साथ अगर फोर्स का हम देखें यूनिट तो केजी मीटर सेकंड इनवर्स हो गया या फिर न्यूटन हो गया, और जिसका सिंबल जो है वो एन होता है। तो कभी भी अगर सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से आपको फोर्स जो है ऐसा कोई न्यूमेरिकल अगर आपको आ जाता है पेपर में, देन आप यहाँ पे यूनिट लिखेंगे उसकी केजी मीटर सेकंड इनवर्स और उसको डिनोट करेंगे सिंबल एन से। और फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा F इजिकल टू एम ए। अगर ए आपके पास नहीं दिया है तो आपके पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी होगी, आप वहाँ से ए को वैल्यू पुट करके ए को निकाल सकते हैं। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
इसी के साथ एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल आपके लिए लिया है ताकि आपको न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो कंप्लीट हो जाए, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आपको वहाँ पे फॉर्मूला जो है वो पुट करने आ जाए। सो इसी के साथ अगर हमें यहाँ पे दिया है कि कांस्टेंट फोर्स दी है जो किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है जिसका मास है 5 kg, ड्यूरेशन हमें टाइम दिया है 2 सेकेंड, इस इंक्रीज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, इसका मतलब वहाँ पे वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है 3 मीटर सेकेंड इनवर्स टू 7 मीटर इंक्रीज कर रही है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, यहाँ पे हमें निकालना है मैग्नीट्यूड। आपको पता है मैग्नीट्यूड किस में आता है, वेक्टर क्वांटिटी में। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड टू अ ड्यूरेशन ऑफ, अगर हम फोर्स उसको अप्लाई कर रहे हैं 5 सेकंड के लिए तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी। अगर हमारे पास क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दी है 3 मीटर, फाइनल हमारे पास दी है 7 मीटर, टाइम दिया है 2 सेकंड के हिसाब से, 5 kg हमारे पास मास दिया है। अगर इस वैल्यू को हम पुट कर दें देन हमारे पास फोर्स निकल के आएगी, F इजिकल टू फॉर्मूला लगेगा M इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। तो ये हमने अगर वैल्यू पुट कर दी हमारे पास 10 न्यूटन जो है वो फोर्स निकल के आएगी। बट अगर यही फोर्स जो है वो हम 5 सेकंड के लिए किसी पे लगाएंगे देन हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। मैंने आपको बोला है अगर आपके पास इनिशियल एक्सेलरेशन कोई भी एक टर्म नहीं दी है तो तब भी आप इस फॉर्मूले से वो दूसरी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फोर्स दे दी है तो हम उसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी अपॉन एम। इक्वेशन को हमने चेंज कर दिया, f को हम उस साइड ले गए और v को हम दूसरी साइड लेके आ गए। ऑन सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं वैल्यू का, तो u की वैल्यू भर दी, f की भर दी, t की भर दी, m भर दिया। इसके साथ ही हमें फाइनल वेलोसिटी निकल के आती है दैट इज 13 मीटर सेकेंड इनवर्स। सो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इससे आपको पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका फाइनल वेलोसिटी और उसकी फोर्स जो है वो कैसे कैसे डिपेंड करेगी। इसी क्वेश्चन से आप आइडिया लगा सकते हैं कि जब भी आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में तो वो किस तरीके से सॉल्व होंगे। अगर आपको इससे भी इसके अदर न्यूमेरिकल्स करने हैं देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है देन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन वर्क हार्ड, वर्क फॉर योर ड्रीम्स। थैंक यू।